चलो मैं आज की क्लास अपन क्या सेक्शन 81 से डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि सेक्शन 88 तक कवर हो जाए। ठीक, स्क्रीन शेयर होने लगी? यस मैम। सेक्शन 81 बात करती है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजाति से छूट। तो अब चूंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये वाला चैप्टर है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, है ना, ये तो सबको पता है। जो चैप्टर अभी हमने पार्ट स्टार्ट किया है इसका पार्ट 4, वो किससे रिलेटेड है? विशिष्ट मामलों से, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। तो अभी ये जितनी भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं ये उसी से संबंधित है। जैसे सेक्शन 82 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात की है, डिक्री का निष्पादन। तो अब तुम लोग कहोगे कि मैम डिक्री का निष्पादन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ा है ना हमने डिक्री का निष्पादन। और कौन सी सेक्शन है डिक्री के निष्पादन से, सेक्शन बताओ? 51 51। तो वहां पे हमने क्या देखा? वहां पे भी डिक्री का निष्पादन देखा। वहां पे जो डिक्री का निष्पादन है वो नॉर्मल केसेस में है। यहाँ पे जो डिक्री के निष्पादन की बात हो रही है वो कौन सी वाली डिक्री के निष्पादन की बात हो रही है? वो ऐसी डिक्री के निष्पादन की बात हो रही है जो सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, जो सूट गवर्नमेंट ने फाइल की है, तब उनमें डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसा होगा? भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई सूट फाइल किया है तो उसके एग्जीक्यूशन का प्रोसेस भी अलग हो सकता है। इसलिए ये यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो गवर्नमेंट करके स्पेशली क्वेश्चन पूछे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट द्वारा कोई डिक्री, मतलब किसी केस में डिक्री आई है उसका एग्जीक्यूशन से संबंधित धारा, तो 82, अदरवाइज 51। ठीक, अब देखो पहले सेक्शन 81 पढ़ते हैं। यहाँ पे जो छूट की बात की गई है कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और कोर्ट में पर्सनल अटेंडेंस से छूट प्राप्त है, तो वो किसको है? पब्लिक ऑफिसर को। तो वही साइड में लिख लो पब्लिक ऑफिसर्स को, आगे इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, the defendant shall not be liable to arrest nor his property to attachment otherwise than in execution of decree. डिक्री के एग्जीक्यूशन के अलावा जो नॉर्मल प्रोसेस कोर्ट का चलता है ना, क्योंकि भाई डिक्री आने में तो बहुत समय लग जाता है। सूट आज फाइल किया है, सिविल केसेस बहुत लंबे लंबे चलते हैं, 4 साल तक चल रहे हैं, 8 साल तक चल रहे हैं, 15 साल तक चल रहे हैं। और ये सामने वाला जिसके खिलाफ सूट फाइल हुआ है वो कौन है? पब्लिक ऑफिसर। अब उसको बार बार अगर कोर्ट में पेशी करवाने बुलाएंगे तो उसका ऑफिस का काम कौन करेगा? ऑलरेडी ये चीज तो हम पढ़ ही चुके हैं कि यदि न्यायालय को लगता है कि कोई पब्लिक ऑफिसर है और उसको अपना ऑफिस का काम, अगर उसको बुलाया जाएगा तो उसके ऑफिस का काम रुक जाएगा, तो उसको छूट वैसे भी प्राप्त है। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा कोई पब्लिक ऑफिसर जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है, वहां पे पब्लिक ऑफिसर को छूट कहाँ क्यों प्राप्त थी? जो हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं, वहां पे छूट प्राप्त थी एज विटनेस के तौर पे, कि विटनेस के तौर पे नहीं बुला सकते। लेकिन यहाँ पे वो डिफेंडेंट है, उसके खिलाफ सूट फाइल किया गया है। ठीक है, अब जो पब्लिक ऑफिसर है यहाँ पे, तो उसको सिर्फ एग्जीक्यूशन, अगर डिक्री का एग्जीक्यूशन, क्या हुआ मैम? जा रही आवाज? हाँ आने लग गई। ओके मैम, हो गया, डिक्री का परेशान हो गई। कोई बात नहीं। डिक्री का एग्जीक्यूशन अगर है तो सिर्फ फाइनली जब डिक्री एग्जीक्यूट करवानी होगी, मतलब ये डिपेंडेंट जो है इसके खिलाफ सारे एविडेंसेस आ जाएंगे, इसके अगेंस्ट डिक्री पारित हो जाएगी, फिर डिक्री का एग्जीक्यूशन में अगर अरेस्ट करवाना है तब ही अरेस्ट होगा, तब ही प्रॉपर्टी की अटैच होगी, अदरवाइज बीच में नहीं होगी। क्लियर है इतना पॉइंट? ए वाला पॉइंट में यही बोला गया है, डिक्री के निष्पादन में से अन्यथा ना तो गिरफ्तार किया जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और ना कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक फाइनल डिक्री नहीं आ जाती, तब तक बीच में ना तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, ना तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। डिक्री के एग्जीक्यूशन में ही किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। बी वाला पॉइंट, जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवा का अपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता, वहां वह उसे स्वयं उपसंजाति से छूट दे देगा। और जितने साल तक केस चल रहा है, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट सेटिस्फाइड है कि अगर वो आएगा और उसके एब्सेंट होने के कारण उसके पब्लिक जो भी सर्विस है उसका अपाय होगा, मतलब उसको लॉस होगा, वहां पे काम रुक जाएगा, तो इसलिए उसको पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिली। ये तो ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं। किस सेक्शन में पढ़ चुके हैं पीछे? मैम ये पढ़ा है हमने 133 में, नहीं है 31
हाँ एग्जाम्शन, वो वुमेन को एग्जाम्शन की बात करता है क्यों? 131 हाँ 132 में है मैम। अरे वो तो शायद आगे तो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है, पीछे का पूछ रही हूँ। एक तो 56 में वुमन को है कि डिक्री के एग्जीक्यूशन में मनी डिक्री का एग्जीक्यूशन है तो उसमें वुमन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक तो 56 वो है। उसके अलावा 60 मैम, मैम 60 60 कैसे? 60 में क्या पढ़ा था? 60 की वो तो डिग्री का डिग्री है। 60 सेक्शन 60 की हेडिंग क्या थी? मैम वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है। हाँ तो उसमें छूट कहाँ से आ गई? पर्सनल अपीयरेंस से। हाँ मैम, अगर आ गई तो कहाँ आ गई ये बताओ। एक मैम पॉइंट पढ़ा था जिसमें सुई अनुपसंजाति से छूट, ऐसा कहीं पढ़ा था। तो वही तो ऐसा पूछ कुछ रही हूँ, कहाँ पढ़ा था? वो कहाँ? मैम शायद ऑर्डर भी है वो, ऑर्डर 9। हाँ मैम वो उसमें पढ़ा था हमने। ऑर्डर 9 ही है कमीशन शायद। इशू, जब कमीशन इशू करते हैं वो वाले पे पढ़ा था, 26 में पढ़ा था शायद। ऑर्डर 26 में पढ़ा था कि जब कमीशन इशू करते हैं तो अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर है उसकी पब्लिक ड्यूटी डेट्रीमेंट होती है तो उसको पर्सनल अपीयरेंस से छूट है, मतलब उसको भी इशू किया जाएगा। चेक करो ऐसे जरा कुछ पढ़ा बैरेक्ट में था। ऑर्डर 26 का है क्या प्रोविजन? चेक करो जल्दी फटाफट। यस मैम। हाँ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ा था पर कौन सा है ये? मैम जो ये ऑर्डर 26 का रूल 4 है ना, पर्सन्स फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में इशू, उसका पॉइंट सी जो है उसमें ये कहता है एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट who cannot in the opinion of the court attend without detriment to public service, यही बोल रही थी मैं। ऑर्डर यही 26 डेट्रीमेंट रूल वाला 4। पॉइंट पीछे भी है। हाँ और ये डेट्रीमेंट वाला पॉइंट हाँ 81B में भी है। यही है, एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट हु कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अटेंड विदाउट डिट्रीमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस। ठीक है ना? सिमिलर प्रोविजन है, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, अब तुम लोग नहीं भूलोगे, इतना धूल लिया ना खुद से। ठीक है? ऑर्डर 26 रूल 4C, यहां पर पब्लिक ऑफिसर को कमीशन भेजकर बुला रहे हैं। मैं बोल भी रही थी कि विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं। मैंने बोला था ना अभी कि वहां पे जो हम पढ़ चुके हैं वहां पे पब्लिक ऑफिसर कैसा आ रहा है? एज अ विटनेस आ रहा है। तो विटनेस जैसे ही सुना तुरंत तुम लोगों की लाइट जलना चाहिए थी। विटनेस से रिलेटेड प्रोविजन क्या था? कमीशन। विटनेस की एग्जामिनेशन करने के लिए बुलाते हैं तो उसके लिए क्या था? कमीशन। अब नहीं भूलोगे ना? हाँ या ना बोल दो। नो मैम। नो मैम। तो अब ध्यान रखना, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को जब एज अ विटनेस बुलाया जाता है तो उसको छूट प्राप्त है पर्सनल अपीयरेंस से, मतलब कमीशन उसके लिए भेजा जाता है तब भी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे 81 हो गया कंप्लीट, है ना? 82 पे आओ, सेक्शन 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इस सेक्शन से, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। इसका सबसेक्शन 2 है इंपॉर्टेंट, लेकिन पूरी रीडिंग कर लेते एक बार। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, वेयर इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और बाय और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर
In respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, a decree is passed against the Union of India or state, or as the case may be, the public officer. Such decree shall not be executed except in accordance with the provisions of subsection 2. तो ऊपर तो कुछ नहीं बोला है, उन्होंने सीधा सीधा डाल दी सारी बात किस पे, सबसेक्शन 2 पे, कि उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा निष्पादित नहीं की जाएगी। जहां सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध या ऐसा कोई कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्य है कि वह लोक अधिकारी ने अपनी पदीय हैसियत में किया है, तो उस लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई बाद में यथास्थिति भारत संघ या किसी राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है, तो वहां ऐसी डिक्री उपधारा 2 जो है ना उसके अकॉर्डिंग ही निष्पादित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मेन क्या है यहाँ पे, सबसेक्शन 2, उसको ध्यान रखना है बस। सबसेक्शन 2 में कहा है कि एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड on any such decree unless it remains unsatisfied for the period of 3 months computed from the date of such decree। ऐसी डिक्री की तारीख से संगणित 3 मास की अवधि तक, संगणित 3 मास की अवधि तक उस डिक्री के तुष्ट ना होने पर ही किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आदेश निकला है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिक्री पारित हुई है या किसी लोक अधिकारी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कोई डिक्री पारित हुई है, तो उस डिक्री के एग्जीक्यूशन को कब तक नहीं किया जाएगा, 3 मंथ तक, डिक्री की तारीख से 3 मंथ तक वेट करेंगे कि डिक्री पारित होने की तारीख से 3 मंथ तक यदि जो डिक्री में जो भी रिलीफ था वो अगर उन्होंने गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर की साइड से क्या नहीं हुआ है, सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तुष्ट नहीं हुई है, तुष्ट मतलब उसमें जो भी डिक्री में जो भी ऑर्डर दिए गए थे वो फुलफिल नहीं किए हैं पार्टी ने, पार्टी मतलब यहाँ पे कौन है, गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर, तो 3 मंथ तक वेट करेंगे। अगर 3 मंथ तक तुष्ट नहीं हुआ है उस तब ही एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जाएगा, है ना। ऐसी डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा, तब ही कोर्ट जो है डिक्री के निष्पादन का आदेश निकालेगी, मतलब पार्टी एप्लीकेशन देगी निष्पादन के लिए। तो कोर्ट कब तक एप्लीकेशन मतलब जो उसके पास एप्लीकेशन आई है निष्पादन की, स्यू मोटो भी उसको अगर करना है, तो निष्पादन का आदेश, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कब तक नहीं निकालेगी, डिक्री की तारीख से 3 मंथ तक वेट करने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स ही निकालेगी, वो भी कब, इफ डिक्री रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। देखो मैंने 2 पॉइंट्स में लिखी है साइड में, तुम लोग भी इस तरीके से लिख सकते हो कि आफ्टर 3 मंथ्स एग्जीक्यूशन होता है, वो भी कंडीशन के साथ, कब, 3 मंथ के बाद भी तभी आदेश निकलेगा अगर डिक्री अनसेटिस्फाइड है, तो 3 मंथ के बाद यदि तुष्ट डिक्री का तुष्टिकरण नहीं हुआ है तो, ठीक। सबसेक्शन 3 में देखो क्या लिखा है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 shall apply in relation to any order or award as they apply in relation to a decree if the order or award, first point, is passed or made against the Union of India or a state officer or officer public, or in respect of any such act as aforesaid, whether by court or by any other authority। यहाँ पर ये कहा गया है कि उपधारा 1 और 2 के जो उपबंध है ना, वो ऐसे आदेश या पंचाट के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे डिक्री के संबंध में लागू होते हैं, यदि वह आदेश या पंचाट, मतलब जितने भी नियम, एक उपधारा 1 और 2 का जो नियम बताया है इनने कि 3 मंथ के बाद ही मतलब जो है डिक्री के निष्पादन का ऑर्डर आएगा, वो भी अगर तुष्टि नहीं हुई है तो वो सेम प्रोसीजर किस पे भी लागू होगा, किसी ऑर्डर पे, किसी पंचाट पे जो भारत संघ या किसी राज्य के या यथापूर्वोक्त किसी कार्य के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, चाहे वो न्यायालय ने वो आदेश दिया हो या किसी अन्य प्राधिकारी ने कोई पंचाट जारी किया हो, तो उस पे सेम प्रोसीजर लागू होगा ये 3 मंथ वाला। अब पंचाट क्या होता है या इंग्लिश में अवार्ड क्या होता है, अवार्ड मतलब होता है डिसीजन गिवन इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, जो आपका ये होता है ना एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट, आपने पढ़ा होगा माध्यस्थम द्वारा, काउंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, ये इन तरीकों से जो डिस्प्यूट का रिजोल्व किया जाता है, जो विवादों को सुलझाया जाता है, तो उनमें जो निर्णय दिया जाता है उसको बोला जाता है पंचाट। मतलब आर्बिट्रेशन कोई प्रोसीडिंग हुई है, अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का जो डिसीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, पंचाट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड, ना कि डिक्री।
कोर्ट अगर देती है तो कोर्ट ऑर्डर और डिक्री पास करती है, लेकिन अगर आर्बिट्रल डिसीजन कोई हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, पंचायत हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं अवार्ड। तो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के माध्यम से कोई अवार्ड या कोई पंचायत जारी हुआ तो उसमें भी लागू क्या होगा, उस पंचायत को भी इन्फोर्स करवाना पड़ेगा डिग्री की तरह। तो कैसे करवाएंगे, वही 3 मंथ वाला टाइम लेकर के। क्लियर। बी वाला पॉइंट है, इज कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज इफ इट वर अ डिग्री। और इस संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे निष्पादित किए जाने के योग्य हो मानी जाए, मानो वह डिग्री हो। और उसको माना कैसा जाएगा, जैसे वो डिग्री ही हो। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में सब रूल सब सेक्शन 2, बस वो याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। आगे चले, हो गया क्लियर, किसी को कोई डाउट? नो मैम। यस मैम, नो मैम। क्लियर। ठीक है, देखो 3 में 83 में आओ, सेक्शन 83, व्हेन अलाइन में स्यू, अन्य देशीय कब वाद ला सकते हैं? अन्य देशीय मतलब अन्य देश के, दूसरे देश के, फॉरेनर्स की बात हो रही है। तो जो फॉरेन रूलर्स वगैरह हैं या जो फॉरेन स्टेट है वो कब वाद ला सकेंगे, उनकी कंडीशन बताइए। तो इस यहाँ कहा गया है अलाइन एनिमीज। अलाइन एनिमीज मींस अन्य देश के शत्रु, रिसाइडिंग इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि कोई शत्रु देश का व्यक्ति जो है, जिस ऐसा देश जिससे हमारी वॉर वगैरह डिक्लेयर हो गई है, जिस देश के साथ हमारा युद्ध मतलब युद्ध वगैरह की स्थिति बनी हुई है, तो वो कौन कहलाएगा, शत्रु देश। उस देश का यदि कोई व्यक्ति इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से रह रहा है, ठीक, तो वो हो गया क्या, अलाइन एनिमी, अन्य देशीय शत्रु। और अलाइन फ्रेंड, अलाइन फ्रेंड मतलब हिंदी में क्या लिखा है इसमें, देशीय मित्र। अन्य देशीय मित्र का मतलब है ऐसी कंट्रीज के लोग जिनसे हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, जो हमारे मतलब जिनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई युद्ध वगैरह की डिक्लेरेशन नहीं हुई, तो वो हो गए अलाइन फ्रेंड्स। तो ऐसे लोग अगर सूट लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो मे sue in any court otherwise competent to try the suit as if they were citizens of India, but align enemies residing in India without such permission or residing in a foreign country shall not sue in any such suit. तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से अन्य देशी शत्रु रह रहा है तो वो ऐसे ही वाद ला सकता है जैसे मानो वो इंडियन सिटीजन हो। हिंदी में एक बार पढ़ देते पहले। अन्य देशीय शत्रु जो केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास कर रहे हैं और अन्य देशीय मित्र किसी भी ऐसे न्यायालय में जो वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, इस प्रकार वाद ला सकेंगे मानो वे भारत के नागरिक हों। तो अब इन लोगों को क्या करना है, सूट फाइल करना है। ये बाहर के हैं, या तो अन्य देशीय शत्रु हैं मतलब एनिमीज हैं, या फिर फ्रेंड हैं। तो इनको अगर सूट फाइल करना है तो ये ऐसे ही सूट फाइल करेंगे मानो ये इंडियन सिटीजन ही हो। किस कंडीशन पे, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से रह रहे हैं तो। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, किंतु अन्य देशीय शत्रु, सिर्फ शत्रु की बात कर रहे हैं, फ्रेंड की नहीं। फ्रेंड तो अब जब फ्रेंडली रिलेशन है तो फ्रेंडली रिलेशन की तो है, अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमिशन वाली बात नहीं। लेकिन शत्रु देश का यदि कोई व्यक्ति है और वो जो ऐसी अनुज्ञा के बिना भारत में निवास कर रहे हैं या विदेश में निवास कर रहे हैं, ऐसे किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाएंगे। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं रह रहे हैं इंडिया में, या फिर उस किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं जिससे हमारे क्या है, शत्रु वाले संबंध है, शत्रु देश है, तो अगर वो निवास कर रहा है विदेश में तब फिर वो ऐसे वाद नहीं ला सकते। ठीक, क्लियर है। कब वाद ला सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से रह रहे हैं तो कैसे वाद लाएंगे, मानो इंडियन सिटीजन हो। लेकिन अगर केंद्रीय सरकार की सहमति से नहीं रह रहे, उनकी अनुज्ञा से नहीं रह रहे हैं, तो फिर वाद नहीं ला सकते। एक्सप्लेनेशन में बताया है, इन वर्ड्स को डिफाइन किया है कि every person residing in a foreign country, the government of which is at war with India and carrying on business in that country without a license in that behalf granted by the central government shall for the purpose of this section be deemed to be an aligned enemy residing in foreign country। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विदेश में निवास कर रहा है जिसके साथ भारत सरकार युद्ध स्थिति में, मतलब भारत सरकार की कैसी स्थिति उस देश के साथ कि कभी भी युद्ध हो सकता है, और जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के बिना
अब किसी अदर स्टेट में अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस करता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उस देश में कारोबार कर रहा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अन्य देशीय शत्रु हैं जो विदेश में निवास कर रहा है। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोई डाउट है क्या? नहीं मैम। चलो नो मैम। सेक्शन 84, व्हेन फॉरेन स्टेट में स्यू, विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे। ठीक, सेक्शन 84 में क्या बताया, अब विदेशी राज्य की बात कर रहे हैं, अभी शत्रु की बात करते हैं, मतलब कोई पर्सन, तो फॉरेन, अब यहाँ पे सीधा सीधा स्टेट की बात कर रहे हैं। फॉरेन स्टेट में स्यू इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट प्रोवाइडेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सूट इज टू enforce a private right vested in the ruler of the such state or in any officer of such state in his public capacity। तो जो विदेशी राज्य है वो किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा, परंतु कब? परंतु यह तब जबकि वाद का उद्देश्य जो है वो ऐसे राज्य के शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। मतलब कोई विदेशी राज्य है तो उस विदेशी राज्य को कोई अपना प्राइवेट अधिकार इन्फोर्स कराना है, या फिर किसी विदेशी राज्य का कोई अधिकारी है तो वो है तो पब्लिक, मतलब अपनी पब्लिक पोजीशन में, पब्लिक कैपेसिटी में, लोक हैसियत में, लेकिन उसको इन्फोर्स कराना है कोई प्राइवेट अधिकार उस पब्लिक ऑफिसर के नाते, तब वो हमारे यहाँ पे किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकते हैं। ठीक, तो आपको हेडिंग याद रखनी है बस कि व्हेन फॉरेन स्टेट में स्यू, ये विदेशी राज्य कब वाद ला सकते हैं, ये कौन सी सेक्शन में बताया गया है, 84 में बताया गया है। वैसे 2 लाइन का है, याद करना चाहो तो कर सकते हो कि विदेशी राज्य वाद कब ला सकते हैं, जब उनका उद्देश्य जो है वो क्या हो, प्राइवेट अधिकार को इन्फोर्स कराना हो लेकिन लोक हैसियत में। बस इतना याद रखना है कि उनको जो उनका ऑब्जेक्ट है वो प्राइवेट राइट को इन्फोर्स कराना है इन द ऑफ पब्लिक कैपेसिटी। बस 85, Section 85, person specially appointed by government to prosecute or defend on behalf of the foreign ruler। विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया व्यक्ति। अब ये क्या है, सीधी सी बात है, हेडिंग पढ़ना है, इसकी हेडिंग याद करना है, और कौन करवाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। बस इतना याद रखना है कि जो विदेशी शासक हैं उनकी ओर से किसी को सूट फाइल करना है या डिफेंस करना है, अभियोजन करना है या प्रतिरक्षा करना है, तो उसके लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति, मतलब उनकी साइड से केस लड़ने के लिए डिफेंड, मतलब एज डिफेंडेंट या एज प्लेंटिफ जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखो मैंने अंडरलाइन जो किया है ना वो पढ़ना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी पर्सन टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड एनी सच suit on behalf of such ruler, and any person so appointed shall be deemed to be the recognized agent by whom appearance, acts and applications under this code may be made or done on his behalf। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी एक पर्सन को जो विदेशी शासक की ओर से प्रोसिक्यूट करेगा, डिफेंस करेगा, और इस ऐसे पर्सन, अपॉइंटेड पर्सन को क्या माना जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। ठीक है, विदेशी राज्य के शासक के अनुरोध पर या ऐसी शासक की ओर से कार्य करने के केंद्रीय सरकार की राय में सक्षम किसी व्यक्ति के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार ऐसे शासक की ओर से किसी वाद का अभियोजन करने या प्रतिरक्षा करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को आदेश द्वारा नियुक्त करेगी। तो कौन नियुक्त कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी रिक्वेस्ट पर, या तो उस पर्टिकुलर रूलर की रिक्वेस्ट पर या केंद्र सरकार की राय में कोई व्यक्ति है उसने अनुरोध किया तो उसकी रिक्वेस्ट पर। ठीक है मैम, यहाँ से अंडरलाइन करना है मैं हिंदी बता में। रही हूँ, अभियोजन करने या प्रतिरक्षा करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा, और ऐसे नियुक्ति किए गए कोई भी व्यक्ति ऐसी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे जो ऐसे शासकों की ओर से इस संहिता के अधीन उपसंजात हो सकेंगे और कार्य और आवेदन कर सकेंगे। तो आप अंडरलाइन कर लो हिंदी में, एक तो ऊपर वाली लाइन कि विदेशी राज्य के शासक के अनुरोध पर, यस मैम। फिर नीचे आ जाओ, केंद्रीय सरकार की राय में सक्षम किसी व्यक्ति के अनुरोध पर।
केंद्रीय सरकार पे बना लो, बोला केंद्रीय सरकार। यस मैम। ऐसे शासक की ओर से किसी वाद का अभियोजन करने या प्रत्यक्ष करने के लिए किन्हीं किन्हीं से अंडरलाइन कर लो, किन्हीं व्यक्तियों को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे नियुक्त किए गए कोई भी व्यक्ति मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे। ठीक, इतना याद रखना है बस। तो कौन Yes, कर रहा ma'am. है अपॉइंट? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और जिस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन कहलाएगा? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कहलाएगा। इसका काम क्या है? प्रोसिक्यूशन और डिफेंस करना। अनुरोध वाला पॉइंट भी याद रख सकते हो बस, और इस सेक्शन में कुछ नहीं पढ़ना, ये 2, 3 सब छोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़ो, 85 के बाद 86। सेक्शन 86 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ेंगे। सेक्शन 86 है सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर एंड एनवॉयस। विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद, है ना। अब भाई विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद लाना है, मतलब जो फॉरेन स्टेट है उनके अगेंस्ट वाद लाना है, वहां के जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, उनके अगेंस्ट, एनवॉय जो दूत होते हैं उनके अगेंस्ट। तो क्या प्रोसीजर है? तो देखो, नो फॉरेन स्टेट में बी स्यूड in any court otherwise competent to try the suit except with the consent of the central government certified in writing by a secretary to that government। विदेशी राज्य पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा। तो सबसे पहले तो किसी भी फॉरेन स्टेट पे, किसी भी विदेशी राज्य पे अपन को सूट फाइल करना है तो किसकी कंसेंट चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, उसकी कंसेंट के बिना नहीं ला सकते, जो उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई हो। वो भी कंसेंट कैसी होगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सचिव होगा वो लिखित रूप में सर्टिफाइड करेगा उस कंसेंट को, मतलब एक बाकायदा सर्टिफिकेट टाइप का बना के देगा कि हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सहमति है कि किसी फॉरेन स्टेट पे सूट फाइल कर सकते हैं। क्लियर? परंतु वह व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति के अभिधारी के तौर पर ऐसे विदेशी राज्य पर जिससे वह संपत्ति को धारण करता है या धारण करने का दावा करता है, यथापूर्वक सहमति के बिना वाद ला सकता है। यहां पर ऊपर वाले क्लॉज में जो सूट फाइल किया जा रहा है किसी स्टेट में, तो अगर वो सूट फाइल कर रहा है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, वो लिखित में होना चाहिए कि